हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। सभी को गुड इवनिंग है। आ जाइए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट अपनी इस क्लास को। बज रहे हैं शाम के 4। यहाँ पर हम क्लास कर रहे हैं और जनरेशन को फिर डिस्कस करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आराम से हर एक चीज़ को टाइम टू टाइम करेंगे। इस वक्त आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया, आप उसमें देखेंगे स्क्रॉल करके तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ग्रुप में मतलब ज्वाइन हो सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने पूछ रहा था, इसलिए मैंने बता दिया। टेलीग्राम का जो लिंक है, आप जो चैट बॉक्स चलती है उसमें भी देखोगे तो ऊपर आपको दिखेगा ब्लू कलर में। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अंदर जाने पे मिलेगा, आपको कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा। और नाम शानी क्लासेस है। अगर आप टेलीग्राम पर डायरेक्टली सर्च करेंगे तब भी आपको ईजिली उसको ज्वाइन करने से टाइम का पता चलेगा, कौन सी क्लास कब हो रही है वो पता चलेगा, कोई अपडेट है नहीं हो रही तो सब कुछ पता चलेगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्लासेस भी बढ़ेंगी। दो दो क्लास मैं आपकी करूँगी, जैसे सभी सेमेस्टर्स की होती है। तो आपकी 3 क्लास डेली होगी, 2 आपकी पढ़ाई की होगी और 1 आपकी क्वेश्चंस की होगी। तो इस तरीके से आपको अपडेट रहना पड़ेगा, इसीलिए दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लासेस बाय शालिनी और शालिनी क्लासेस दोनों, जहाँ पर दोनों समय के साथ क्लासेस आपकी होने लगेंगी। आज हम यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको पहली जनरेशन बताई डिटेल में, आपको दूसरी जनरेशन बताई डिटेल में, तीसरी भी बताई, जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो बताए। आज हम बात करेंगे चौथी जनरेशन की। तो फटाफट चलते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ऐसे आप कई सारी चीज़ों का रिवीजन कर सकते हैं, समय के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। चलिए बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की, कि फोर्थ जनरेशन जो चौथी पीढ़ी है वो क्या है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किनका यूज़ करके इनको बनाया गया, एग्जाम्पल्स क्या हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वन बाय वन करके। तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1970 में हुई। कब हुई? 1970 में हुई। तो आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमेशा से डेट का बनता है या वेरी शॉर्ट में अति लघु उत्तरी में प्रश्न आएगा, वो आपको ध्यान रखना है। तो कंप्यूटर की जो फोर्थ जनरेशन की स्टार्टिंग फेज़ है या स्टार्ट हुई, शुरुआत हुई 1970 में हुई है। उसका जो अंत हुआ है, जो एक फिक्स्ड टाइम पर बंद हुआ है, वो 1985 हुआ है। तो 70 से लेके 85 का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहाँ पर फोर्थ जनरेशन का सब कुछ आपको देखने को मिला है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट रहेगा, क्योंकि डेट जो है वो सभी सेमेस्टर्स की इंपॉर्टेंट है। चाहे वो फर्स्ट की होगी तो, सेकंड की होगी तो, थर्ड की होगी तो, फोर्थ, क्योंकि सभी सेमेस्टर्स में, सॉरी सभी जनरेशन्स में आपको जो है, जो इनकी डेट है कि वो कब से लेके कब तक के बीच में रही हैं और कब से लेके कब तक के बीच में चीज़ें बनी हुई हैं, वो आपको बहुत नेसेसरी है, याद रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 1970 से लेकर 1985 की टाइम ड्यूरेशन रही है, जहाँ पर ये चीज़ें आपकी हुई हैं। आगे बढ़िए। फिर उसके बाद कहता है इसमें कुछ नया चीज़ है। नया चीज़ का मतलब क्या है, कि जैसे हमने देखा कि हर जनरेशन में कुछ ना कुछ यूनिक था, तो वैसे इसमें है कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया। किसका? माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करके कंप्यूटर को बनाया गया है। माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारी एलएसआई सर्किट्स लगी होती है, उसके अंदर बहुत सारी सर्किट, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें लगी होती हैं। आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि आपसे प्रश्न बनेगा कि चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर किस चीज़ का इस्तेमाल करके या किस चीज़ का उपयोग करके बनाया गया है। तो ये आपको आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी, या आपके जो है लिखने वाले प्रश्नों में भी, सब्जेक्टिव जो होते हैं वो, तो अलग अलग भी पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आईसी को रिप्लेस किया गया। आईसी का फुल फॉर्म हमेशा पेपर में आता है इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इसको हटाकर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हर जो जनरेशन्स हैं उनमें किसको यूज़ करके बनाया जा रहा है, ताकि आप गलत आंसर ना लिखें। यहाँ तक बात समझ में आई क्लियर कट में? तो ये फोर्थ जनरेशन जो यूज़ हो रही है, आईसी को रिप्लेस करके माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ किया गया है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। और सभी जनरेशन्स की ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में है कि चौथी पीढ़ी आने के बाद कंप्यूटर और भी ज़्यादा आधुनिक हो गए, और भी ज़्यादा एडवांस हो गए, और भी ज़्यादा मॉडर्न हो गए। इस पीढ़ी के आते कंप्यूटर के काम करने की क्षमता और स्पीड दोनों ही बढ़ गई। जो कंप्यूटर के काम करने की खुद की उसकी क्षमता थी, और जितने कम समय में हमें रिप्लाई देता है, रिस्पॉन्स करता था, हमारे आंसर्स देते थे, हमारे आउटपुट आते थे, हमारे रिजल्ट आते थे, वो स्पीड भी दोनों बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बढ़ गई। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम कम समय में ज़्यादा आउटपुट चाहते हैं। इनपुट कम, आउटपुट ज़्यादा, तो वो चीज़ें बाकी प्रॉफिटेबल होती हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो।
कहते हैं कि इस जनरेशन में कंप्यूटर के साइज़ में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स उपलब्ध हो गए। बहुत सारे फीचर्स जो थे वो समय के साथ बढ़ते हैं। जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफ़ोन एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, तो पहले एंड्रॉयड में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब आप देखो आपका फ्रंट कैमरा, पीछे का कैमरा, बहुत सारी चीज़ें समय के साथ हर चीज़ में एडवांसनेस आती है। जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से सोचा जाता है और उस हिसाब से कुछ बनाया जाता है। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जो साइज़ जो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते थे, तो उसमें छोटे साइज़ में सारी चीज़ को ऐड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। छोटा-सा घर है तो एक ही कमरे में आप किचन और एक ही कमरे में ड्राइंग रूम, हॉल सब बना लोगे क्या? नहीं, बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है? जैसे मुंबई का एरियाज़ कुछ होता है, तो आप कह सकते हो कि ऐसे कंप्यूटर के जो है साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा छोटे होते गए, लेकिन फीचर्स इतने ज़्यादा थे नहीं हो पाए। लेकिन जब 4th जनरेशन आई तो छोटे में भी एडजस्ट करने का काम किया गया। ये कह सकते हैं कि इनका साइज़ काफ़ी छोटा हो गया था, साथ ही साथ कंप्यूटर के फीचर्स भी इंस्टॉल हो गए थे। तो फिर जो फीचर्स थे जिसकी इंस्टॉलेशन पावर ज़्यादा लगती थी या वो ज़्यादा जगह को घेर के कंप्यूटर में रखते थे, तो वो भी कम की गई। तो छोटे में उसको भी छोटा किया गया, इसी वजह से उसमें वो सारा आने लगा। तो सारे फीचर्स उसमें जब आने लगे तो लोग उसको काफ़ी अच्छा समझे और यूज़ करने लगे, क्योंकि हमें जब एक ही चीज़ में ढेर सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो हम उनको ज़्यादा यूज़ करें इन कंपेरिजन टू कुछ चीज़ें उनके साथ अटैच कर के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस पीढ़ी में रियल टाइम टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया। रियल टाइम टाइम शेयरिंग और ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स में आते हैं, प्रकार में आते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी थोड़ा सा इनके बारे में बस ध्यान रख लिएगा कि हाँ, आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये शब्द पता रहे, टाइम शेयरिंग होता है ये पता रहे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++ आदि को सपोर्ट करते हैं। ये भी जो इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जितने भी कंप्यूटर्स बनाए गए थे वो हाई लेवल को सपोर्ट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग वगैरह होती है, उन कोडिंग के फीचर्स के बेस पे वो अपने आप को मतलब कंपैटिबल सही समझते हैं और उस पर रनअप करते हैं, काम को करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर PC का उपयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस पीढ़ी में जो जनरेशन का टाइम चलता है, हम PC का बहुत यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में कह सकते हैं कि हम इनका यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके उदाहरण की। इनके कैसे उदाहरण, तो इनका मिरेकल, ठीक है, ध्यान रखना, मिक्रल सॉरी, MICRAL, IBM 5100 है, फिर उसके बाद Altair है 880। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी पीढ़ी के आपको उदाहरण पूछे, लेकिन मोस्टली पूछ लेता है तो हम ध्यान में रखें, यही ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। बेसिक सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से होने लगा था। जो डेस्कटॉप जो हम यूज़ करते हैं, जो हम लोग लैपटॉप, आईपैड वगैरह यूज़ करते हैं और डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, जो स्कूलों में रहता है, लैब में रहता है, साइबर कैफ़े में आपने देखा होगा, यूज़ भी किया होगा, वो सारा का सारा आपकी 4th जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर में आता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ो, चलो अब बारी आ जाती है इनके सारे अच्छे अच्छे गुडविल पॉइंट जो होते हैं उनके बारे में। अगर लिखने को आता है कि चौथी पीढ़ी के जनरेशन के कंप्यूटर के आप जो है मतलब दो या तीन कोई एडवांटेज लिखे, तब आपको ध्यान रखना होगा। और सबसे पहली बात आप लिखेंगे कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड पिछले सभी पीढ़ियों के कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी अच्छी थी। जी हाँ, जब आप कोई भी चीज़ जो जितनी लेट बनेगी, जो जितनी बाद में बनेगी, वो उतनी अच्छी होगी, उतनी एडवांस होगी, बात आप जानते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और समय बढ़ेगा और लोगों की नीड्स बढ़ेगी, तो उसी के हिसाब से उनको डिज़ाइन किया जाएगा। तो सेम इस मतलब कंप्यूटर की जो दुनिया में शुरुआत हो रही थी, उसमें भी ऐसा ही था कि आगे जब बढ़ते थे, यूज़ करते थे, उस फीचर्स की ज़रूरत पड़ती थी, वो फीचर्स में नहीं मिलता था तो उसको नए वाले में डालने का, बनाकर ऐड करने का प्रयास किया जाता, फिर उसी के हिसाब से उसके पैसे भी बढ़ जाया करते थे। समय के साथ चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, यहाँ पे बात खुद अनुभव कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हर फील्ड में होता था। तो कहते हैं कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर के साइज़ में काफ़ी छोटे थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि एक छोटी सी टेबल पर ये एडजस्ट हो जाते थे। सोचिए, हमने शुरुआत जब की थी तो एक बड़े से रूम से लेके और एक छोटी सी टेबल में आ गए, तो हमने बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट किया। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र हमारा काफ़ी टफ रहा होगा। एक बड़े से रूम के जो सिस्टम का होता था वो अब छोटी सी टेबल पे एडजस्ट हो जा रहा है, तो इसका मतलब हम टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छे हो गए और समय के साथ आगे बढ़ते चले आए। फिर उसके बाद लैपटॉप अब देखो आप लोगे तो हम लोग अपनी हाथों में लेकर चलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इनकी पीढ़ी के कंप्यूटर की साइज़ में काफ़ी छोटे होते थे। इन कंप्यूटर को मेंटेन करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती थी। ये कंप्यूटर सस्ते भी होते थे और आसानी से ईजिली मार्केट में अवेलेबल भी हो गए थे। इन कंप्यूटर को बहुत कम AC की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत कम गर्मी पैदा कर, हीट इनमें जो हीट का प्रोडक्शन होता था वो इनमें कम होता था, तो इनको ठंडा करने में हमें उतनी प्रॉब्लम्स नहीं देखनी पड़ती थी।
पाँचवा पॉइंट है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा रिलायबल थे और ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली थे, काफ़ी अच्छे से स्मूथली रन करते थे और चलाना भी आसान था, बहुत टफ भी नहीं था और हाई लेवल को सपोर्ट करते थे तो और भी आसान हो गया था समय के साथ। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना। आप में से कोई बच्चा, कई बच्चों का कमेंट है कि मैम ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो ये पीडीएफ अगर आप यहाँ से नोट्स बनाना चाहते हैं जैसे बना लीजिए, अदरवाइज आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे इसको परचेज़ करना होगा। ये पूरी पेड नोट के हिसाब से मिलेगा, उसमें सिर्फ एक पीडीएफ नहीं मिलेगा, ए से लेकर जेड तक की पूरे सिलेबस रहेंगे, जो कि अभी कुछ दिनों बाद से अवेलेबल होगा, आफ्टर दिवाली के बाद से। तो आपको पेड नोट्स लेनी होगी, उसके बाद फिर आपको पढ़ना होगा। तो अगर यहाँ से लिखना चाहते हैं तो लिखिए, लेकिन वहाँ से करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और सेम चीज़ नहीं रहेगी कि ये जैसे ये जनरेशन यहाँ पर जो ये जनरेशन लिखी हुई है, मतलब जो ये आपको लिखी हुई है एडवांटेज, ये एडवांटेज वहाँ पर लिखी हुई नहीं मिलेगी। वो अलग नोट है क्योंकि वो पूरी पेड है और ये अलग नोट होती है। तो मैं दो नोट प्रिपेयर करती हूँ, पढ़ाने वाली अलग होती है और वहाँ पर जो रहती है तो वो अलग रहती है। तो ये आप ध्यान रखिए कि जो बच्चे यहाँ से बनाना चाहते हैं वो यहाँ से बना ले, बाकी जिन्हें कुछ करना है आगे लेना है तो वो वहाँ से ले। और लेने का फ़ायदा क्या होगा कि आप टेट में उसको यूज़ कर सकते हो, सुपर टेट सी टेट दोगे तो आपके पास रखी रहेगी हमेशा के लाइफ टाइम के लिए, आप सेव करके डाउनलोड करके रख सकते हो और हमेशा आपके पास होगी, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ तक हो गया, बातें सिंपल हैं, ईजी हैं, प्रॉब्लम कोई होगी तो पूछ लीजिएगा, कमेंट आएगा तो हम उसको रिप्लाई आपको करेंगे ज़रूर से ज़रूर। चलिए आइए, इनकी एक छोटी सी डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती थी। इनकी डिसएडवांटेज में यही है कि माइक्रो प्रोसेसर को जब हम बनाते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस लेनी पड़ती थी और हमें उसकी ज़रूरत हुआ करती थी। ठीक है, सिंपल है, ईजी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा है, 2 से 3 ही आप प्रिपेयर रख लेंगे तो वो भी आपके लिए इनफ होगा, प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से आपको जितनी भी चीज़ें हैं मैंने बताई। आइए मैं आज आपके साथ 5th जनरेशन भी शेयर कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी छोटा भी है और आपको समझ में भी आसानी से आ जाएगा। तो फोर्थ और फिफ्थ की, फोर्थ तो मैंने बता दिया। फिफ्थ में कहते हैं कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर अभी तक सभी पीढ़ियों में सबसे बेहतर है, सबसे अच्छे कहेंगे कि 10 आउट ऑफ 10 की रैंकिंग जो मिली वो इनको मिली है। ये काफ़ी एडवांस है और इस बात का आप अंदाज़ा भी इस चीज़ लगा सकते हैं कि कंप्यूटर बिल्कुल इंसानों की तरह ही बिहेव करे, जैसे ह्यूमन बिहेवियर होता है वैसे कंप्यूटर की, इस जनरेशन का भी कंप्यूटर बना हुआ है। 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो एआई पे बने हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने। ये फुल फॉर्म आपको लिखने को आता है पेपर में, ध्यान रखिएगा। एआई को यूज़ करके इनको बनाया गया है। अगर कहते हैं कि वर्तमान समय कंप्यूटर की जो 5वीं पीढ़ी है वो चल रही है, इसकी जो जनरेशन की टाइम ड्यूरेशन है वो अभी करंट टाइम में रनअप में है, वो करंट टाइम में आपकी चल रही है। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, C++, जावा, .NET, इन सब में इसको यूज़ किया जाता है और ये इसके साथ सपोर्टेबल होती है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल हम हेल्थ डिपार्टमेंट में भी करते हैं, एंटरटेनमेंट में करते हैं, रोबोट बनाने में करते हैं, आजकल गेम्स वगैरह में भी काफ़ी अच्छा यूज़ करते हैं। तो मतलब ये है कि 5th जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर्स बने हुए हैं वो बहुत सारे फील्डों में अच्छे हैं, इसी वजह से इनको डिमांड भी बहुत ज़्यादा और हम इनको यूज़ भी कर रहे हैं। इन कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा बात जो अच्छी होती है वो इनकी स्पीड की होती है, काम करने की क्षमता। इनकी वर्क परफॉर्मेंस बहुत तेज़ है और बहुत स्पीडली आपको रिजल्ट देते हैं, तो इसलिए काफ़ी अच्छे भी हैं और लोग इनको यूज़ करते हैं। धीरे धीरे कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी को और भी ज़्यादा विकसित किया जा रहा है, जो कि एडवांस वर्जन कहलाएगा, लेकिन अभी वो डेवलप हो रहा है। बात करते हैं उदाहरण की, तो परम सुपर कंप्यूटर, ध्यान रखना, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन, सब के सब सारे के सारे आपके 5th के हैं। ठीक है, सभी के सभी आपके क्या हैं, 5th के हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखने होंगे। नोटबुक वगैरह जो आती है वो सब कुछ 5th में होती है, कुछ इस तरीके से, जहाँ पर आपको सब कुछ देखने में रिलायबल भी रहता है, आप यूज़ भी कर, ईजी टू यूज़ होता है। बात करते हैं जनरेशन की, तो जनरेशन में कहता है कि इन कंप्यूटर की रिपेयरिंग करना काफ़ी आसान है, इनकी रिपेयरिंग करना काफ़ी ईजी होता है। जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं वो जल्दी नहीं मिलते थे पहले और सबके, और महंगे भी हो जाते थे, लेकिन इनके मिल जाते हैं। इस कंप्यूटर का साइज़ पिछले के मुकाबले काफ़ी और छोटा हो गया, जो पिछली वाला था उससे भी ये और छोटा हो गया। अपने साइज़ के कारण ये 5th जनरेशन कंप्यूटर काफ़ी हल्के भी हो गए, लाइट वेट भी हो गए, वेट भी बहुत भारी नहीं रहा इनका। और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर को मेंटेन करना करके नहीं रखना पड़ा, मतलब कुछ मेंटेनेंस नहीं कि बहुत मेंटेन करें, ले लिया, हाँ काम हो रहा है तो चल रहा है। और इनको कहीं भी हम ले जा सकते हैं, जैसे लैपटॉप है तो हम आसानी से बैग में ले जाते हैं, घर पर जहाँ मर्जी होती वहाँ, क्योंकि चार्जेबल होता है तो चार्ज किया और लेकर चले गए, और हल्का फुल्का होता है तो हमारे बैग में आसानी से आ भी जाए। डेस्कटॉप को हम बैग में नहीं ले सकते हैं, लेकिन लैपटॉप को इनको यूज़ कर सकते हैं।
इनकी डिसएडवांटेज भी जान लेते हैं। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि इन कंप्यूटर को यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या का भी सामना करना पड़ा है, प्रॉब्लम्स भी हर जगह होती हैं। इन कंप्यूटर में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी एआई को पूरी तरीके से हम डेवलप नहीं कर पाए। एआई को यूज़ करके इसको बनाया तो गया है, लेकिन हम उतने सक्सेसफुल नहीं कहलाए हैं। बहुत सी फील्ड में ऐसा जगह पे जहाँ पर ये वर्थलेस है, कोई यूज़ का नहीं है बहुत सारे सेक्टर्स में। तो इसलिए अभी हमको एआई पे इस पर और काम करके इसमें डालना होगा, ताकि हम उस चीज़ को और अच्छे से चला पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनरेटिव कंप्यूटर को बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स टूल का भी यूज़ करना पड़ता है, जो आसानी से नहीं मिलते। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी एम्बेडेड हैं या ऐसा चीज़ों को मिलाकर बनाया गया है जिनको जल्दी अगर वो ख़राब हो जाता है तो ईज़िली उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये मेंटेन में एक दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो इसकी सिर्फ 2 डिसएडवांटेज थी जो मैंने यहाँ पर ली है, और आपकी ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पूरी श्रृंखला होती है ओवर। मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। अब मैं कोई नया चैप्टर मतलब आपका कोई नया सब्जेक्ट भी पढ़ाऊँगी, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी जानकारी हो जाए, जब तक हम अभी ऐसे करके एक एक क्लास ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास करना चाहेंगे वो ओवर। मुझे उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, आपको भी समझ में आएगी। प्रॉब्लम होगी कोई तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी प्लेलिस्ट में 2023 लिखा हुआ है। आप वहाँ से वन करके क्लास को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।